अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है इसको समझने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने समझा लेकिन आपको मैं इजी से इजी करके समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अपनी बुक को सामने रख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हों, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो मैं कहूँगा कि n इज़ आ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी कोई इंटीजर्स हो, n भी एक इंटीजर है, तो मैं कहूँगा कि n जो है वो a और b का एक लीनियर कम्बिनेशन है। अगर n इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई लिखूँ और x और y कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे एक छोटी सी, कि हम थ्योरम करके आए थे कि अगर a डिवाइड करता है b को, ठीक है, a डिवाइड करता है c को, देन हमने प्रूव करना था कि a डिवाइड करता है b x प्लस सी वाई को, ठीक है। तो और हमने कहा था x और y कोई भी इंटीजर्स हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहा था, ठीक है। ये पिछली वीडियोस में आपको बताया भी है। अगर हम इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखें, ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई, ठीक है, कोई भी हो उनके साथ एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और वाई कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये लीनियर कम्बिनेशन है, ये भी लीनियर कम्बिनेशन है, और इस प्रॉपर्टी को हम लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब बेजर्ट्स आइडेंटिटी में इसका यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? हमारी बेजर्ट्स आइडेंटिटी कहती है अगर a और b दो इंटीजर्स हैं और a और b का जीसीडी d है, देन इसका मतलब है d इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हम लिख सकते हैं। दोबारा गौर करिए, उन्होंने कहा कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, a और b का जीसीडी d है, तो d किसके इक्वल होगा? ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है। ये तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है। अब आपको इजी मैं आपको बताता हूँ कि अगर a और b इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई जी सी डी होगा a और b का। ये है आइडेंटिटी, ये है बेजर्ट्स लामा और बेजर्ट्स आइडेंटिटी, कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो उनका जो जी सी डी होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई होगा, और x और y कोई भी इंटीजर्स हैं। अब हमने इसका प्रूफ करना है कि अगर a और b इंटीजर में से बिलोंग करते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई उन दो इंटीजर्स का जीसीडी है। ये हम प्रूफ करेंगे। अब इस आइडेंटिटी को आइडेंटिटी कहते हैं x और y की कोई वैल्यू के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, यानी कि x और y की कोई भी वैल्यू आ सकती है। पहले हम इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मैंने दो नंबर्स उठाए हैं, एक 4 और एक 16, ठीक है, इन दोनों का जीसीडी अगर मैं लूँ तो मेरे पास 4 आएगा जीसीडी, ठीक है। अब मैं इस 4 को ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखूंगा, तो ए मेरे पास 4, यानी कि इस जीसीडी को ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखूंगा, तो ए मेरे पास 4 है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, प्लस बी मेरे पास 16 है, और यहाँ पे वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वाई की वैल्यू 0 रख दी, एक्स की वैल्यू 1 रख दी, तो 4 इज़ इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरीके से 4 इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं 4 5 20 और -1 कर दूँ, तो देखें 4 इज़ इक्वल टू 20 माइनस 16, तो 4 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो x और y कोई ना कोई इंटीजर होगा, और ये हमने प्रूव करना है ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो जी सी डी होगा a और b का। चलिए आइए हम इसको प्रूव करते हैं। अब ये मैंने बुक की प्रॉपर डेफिनेशंस लिख दी हैं, कि जैसे आप पेपर में लिख के आएंगी, कि उन्होंने कहा है कि a और b इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स 0 नहीं होने चाहिए। क्यों 0 नहीं होने चाहिए? जब मैंने जीसीडी के बारे में बताया था तो उस वक्त ये भी बताया था कि हम सिर्फ ये केस नहीं लेंगे, ठीक है, ये केस नहीं लेंगे जिसमें a और b दोनों 0 हों, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि a और b दोनों अगर मैं 0 कर दूं तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए अगर मैं इसकी जीसीडी फाइंड करना चाहूँ तो 0 को अंदर रख के 0 पे डिवाइड करेंगे, तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है। इस वजह से हम ये केस नहीं लेंगे। कोई एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं होंगे।
ए और बी दो इंटीजर्स हैं, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक ज़ीरो हो सकता है। और ए और बी का जीसीडी अगर डी आए देन देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, तो वहाँ एक्स वाई कोई ना कोई होगा जिनको हम ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखेंगे और उसका आंसर डी के इक्वल आए। ठीक है, अब इसी वर्डिंग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कंसेप्ट एक ही है कि अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो डी को हम ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि डी को हम ए एक्स प्लस बी वाई में लिख सकते हैं। ये हमने प्रूफ करना है। अब इसको मैं अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा बता दूं, मुझे नहीं पता ये किसी बुक में लिखा है या नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से मैं देखता हूं वो ये है कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स है तो हमने प्रूफ करना है ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो जीसीडी है ए और बी का। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। प्रूव हमने करना है तो प्रूव हम स्टार्ट करते हैं। बुक पे जो लिखा है, तो अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग भी करूँगा तो वेरिएबल्स के नाम ही चेंज करूँगा, यानी कि ए बी के नाम ही चेंज करूँगा अगर करने में, तो बाकी सेम टू सेम वही है। प्रूव करना है ए और बी दो इंटीजर्स, ये हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है ए एक्स प्लस बी वाई जो है ये जीसीडी है ए और बी का, ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव हम वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल से करेंगे। वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल क्या है, इस पे मेरा लेक्चर भी है, अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो। इसकी सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये कि हम एक सेट डिफ़ाइन करवाते हैं और वो सेट नॉन एम्प्टी हो, यानी कि जो सेट है वो नॉन एम्प्टी हो। ठीक है, इसकी दूसरी कंडीशन आती है कि वो जो सेट हमने नॉन एम्प्टी कह दिया है उसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि उसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया है, 2x, और मैंने कहा है कि x की वैल्यू 1 2 3 है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आंसर आएगा 4, x की वैल्यू 2 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर आया 2, x की वैल्यू 2 पुट की आंसर 4, x की वैल्यू 3 पुट की आंसर आ गया 6। तो ये एक सेट बन गया। ठीक है, ये एक सेट बन गया। अब ये सेट नॉन एम्प्टी है, पहली कंडीशन ठीक हुई। दूसरी कंडीशन कहती है यहाँ पे एक लीस्ट एलिमेंट होगा 2। ठीक है, तो ये वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल होता है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। पहले मैं एक सेट डिफ़ाइन करवाऊँगा। एक सेट मैंने डिफ़ाइन करवाया, तो सेट में एलिमेंट्स होंगे कोई ना कोई, और वो कौन से मैं रखूँगा, ए एम प्लस बी एन, और एम और एन बिलोंग करते हो इंटीजर्स में से, और ए एम प्लस बी एन का आंसर ग्रेटर दैन 0 हो। ये अभी मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं चीज़ों को। दोबारा देखिए, हमने प्रूफ क्या करना था, ए बी का जो जीसीडी है वो ए एक्स प्लस बी वाई आता है। एक्स और वाई कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूफ करवाना है। अगर ये देखें तो जीसीडी ऑफ ए बी ए एक्स प्लस बी वाई है, तो जीसीडी के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कि जीसीडी जो है ये जीसीडी 0 से बड़ा होना चाहिए। नंबर दूसरी कंडीशन होती है कि जीसीडी जो है ये ए को भी डिवाइड करे, ये बी को भी डिवाइड करे, एंड बी को भी डिवाइड करे। जीसीडी की तीसरी कंडीशन होती है कि अगर एक सी इंटीजर ए को डिवाइड करता है एंड सी इंटीजर बी को भी डिवाइड करता है, फिर वो सी इंटीजर ए एक्स प्लस बी वाई यानी कि जीसीडी को भी डिवाइड करे। अगर मैं ये 3 प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेरिएबल, किसी एक नंबर के लिए प्रूफ कर दूंगा, किसी एक इंटीजर के लिए प्रूफ कर दूंगा, तो साबित हो जाएगा कि वो जीसीडी है। अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो जीसीडी है ए बी का। ठीक है, ये ए को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, सी ए को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है, फिर सी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए बी की बात कर रहे हैं तो जीसीडी ए बी का ए एक्स प्लस बी वाई होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल से करेंगे। वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल की 2 ही कंडीशंस हैं। पहला ये कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे फिर लीस्ट एलिमेंट आएगा, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट। अब देखें, मैंने एक सेट इंट्रोड्यूस करवाया एस, आपकी बुक में भी सेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो सेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जिसमें ए एम प्लस बी एन वाले एलिमेंट्स हैं, और एम और एन कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और एम ए एम प्लस बी एन का आंसर ग्रेटर दैन 0 का है।
अब आपको बताऊं तो किसी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, किसी बुक में नहीं। ये वाली चीज़ किसी बुक में लिखी होती है, किसी में नहीं। आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखें ना कि मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं किससे पूछूं? मैं बुक्स ही हो सकता है, तो कहीं बुक्स पे लिखा हुआ है, ये चीज़ कहीं पे नहीं लिखी हुई। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मैं यार किसी बंदे से पूछ लेता हूँ, किसी टीचर से पूछ लेता हूँ, तो जिसने बुक लिखी है वो भी तो एक टीचर ही होगा ना, या वो भी तो बंदा ही होगा। तो अपनी कंडीशन आपके सामने रख रहा हूँ कि अब मैं आप लोग को कैसे टीच करूँ, या आप लोग को कैसे बताऊँ कि अब इसको लिखना चाहिए या नहीं। तो ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। कहीं बुक में ये लिखा हुआ है, कहीं बुक्स में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, ठीक है। अगर ना भी लिखें तो फिर भी सोल्व होगा, अगर लिख लें फिर भी चलता जाएगा। नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। m और n कोई भी इंटीजर है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हमने देखा था कि a और b कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि m की वैल्यू a है और n की वैल्यू b है, जब इसमें पुट करूँगा तो कौन सा एलिमेंट आएगा? m की जगह a पुट किया तो a स्क्वायर हो गया, b और n की जगह b तो ये b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ले लें, आंसर हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा। अब इसका आंसर ज़ीरो भी आ सकता है, इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर दैन ज़ीरो। ज़ीरो उस वक़्त आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर ज़ीरो उस वक़्त आएगा जब ए भी ज़ीरो हो, बी भी, यानी कि ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो का स्क्वायर बराबर आएगा ज़ीरो के। और हमने शुरू पे कहा था कि दोनों ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक नॉन नेगेटिव है, यानी नॉन ज़ीरो है, यानी कि इन दोनों में से एक जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। इस वजह से इनका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा। अब ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा इनका आंसर, तो ये आंसर किसका आया? ए एम प्लस बी एन का, इसलिए ए एम प्लस बी एन ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो जिन बुक्स ने ये चीज़ नहीं लिखी वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है। और जिन्होंने लिख दिया है वो भी ठीक है। सही, आपके सामने कंडीशन है, आपने लिखनी है या नहीं लिखनी। अब देखिए, हमने ए एक्स प्लस बी वाई के लिए एज्यूम शो करना है कि ये ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है। तो अब देखें कि इस सेट में एलिमेंट्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो वाले हैं, यानी कि इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कोई ज़ीरो नंबर नहीं होगा, ज़ीरो से ग्रेटर दैन होंगे, यानी कि साबित हो गया सेट जो है ये नॉन एम्प्टी है। वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल की पहली कंडीशन दुरुस्त हो गई। अब आती है उसकी दूसरी कंडीशन, वहाँ पे कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट भी मौजूद होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ करवाया था तो मैंने कहा था रिमाइंडर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, ए माइनस नहीं, रिमाइंडर इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर हम x की वैल्यू q पुट कर दें तो हमारे पास लीस्ट एलिमेंट आ जाएगा b माइनस ए क्यू। ये लीस्ट एलिमेंट आ गया, लीस्ट एलिमेंट। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने 2x अभी कहा, और x की कीमत 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी, ठीक है। और सेट में अगर x की कीमत 1 पुट की तो आंसर आ गया 2, x की कीमत 2 4, x की कीमत 3 पुट की तो आंसर आ गया 6। लीस्ट एलिमेंट 2 है। 2 लीस्ट एलिमेंट उस वक़्त आया जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की, ठीक है। तो इसी तरह इस सेट में जो एलिमेंट्स है ए एम प्लस बी एन वाले एलिमेंट्स हैं। इस सेट में ए एक्स प्लस बी एन वाले एलिमेंट्स है। और अगर मैं कहूँ कि m की वैल्यू मैं x रख दूँ और n की वैल्यू मैं y रख दूँ तो मेरे पास ए एम प्लस बी एन का जो आंसर आएगा वो लीस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि लीस्ट एलिमेंट होगा। और उसको मैंने नाम दे ए एक्स प्लस बी वाई कह दिया। दोबारा गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि 2x जैसे एलिमेंट थे एक सेट में, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी 3 भी, और मैंने कह दिया अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो लीस्ट एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह मैंने कह दिया कि अगर m की वैल्यू x और n की वैल्यू y पुट कर दूं तो मेरे पास लीस्ट एलिमेंट आ जाएगा, और m की जगह x रखा और n की जगह y, तो ये मेरे पास लीस्ट एलिमेंट आ गया। अब लीस्ट एलिमेंट ये जो आया है ये भी ए एम प्लस बी एन का ही आंसर है। ए एम प्लस बी एन का आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी वाई, जब m की वैल्यू x रखी, n की वैल्यू y। अब अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर देन है तो इसका आंसर भी तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो जीसीडी की पहली कंडीशन दुरुस्त हो गई। जीसीडी की पहली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी कि यह ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि ये वाला लीस्ट एलिमेंट जो हमने निकाला है ये a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे, ठीक है। इसको डिवाइड करवाने के लिए क्या किया, हमने a को अंदर रखा और ए एक्स प्लस बी वाई पे डिवाइड करवाया। अब हमने प्रूव करवाना था
कि ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करता है ए को, ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करता है बी को। ठीक है, तो मैंने ए को अंदर रख के ए एक्स प्लस बी वाई पे डिवाइड करवाया, तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और बाय यहाँ लिख दें बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आपको पढ़ाया हुआ है। डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है ए को अंदर रखा, ए एक्स प्लस बी वाई को मल्टीप्लाई करवाया क्यू के साथ, प्लस कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि रिमाइंडर जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो रहे, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो रहे, और ये रिमाइंडर लेस दैन होता है डिवाइड करवाने वाले से। ठीक है, आप यही चीज़ बी के लिए लिख सकते हैं, यानी कि बी को अंदर रख के ए एक्स प्लस बी वाई पर डिवाइड करवाया, क्यू क्वोशिएंट आ गया कोई ना कोई, आर रिमाइंडर आ गया, तो आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू प्लस आर, और यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू आर है ज़ीरो से और लेस दैन है ए एक्स प्लस बी वाई से। ठीक है, ये आप बी के लिए कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो इस वाली कंडीशन को उठाएं, इस वाली कंडीशन को, आर की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो वन। अगर आर की वैल्यू ज़ीरो या आर की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है, आर की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गई। अगर तो आर की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये चीज़ क्या बनेगी, आर की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया तो ये आ जाएगा ग्रेटर दैन है ज़ीरो ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ग्रेटर दैन है ज़ीरो ए एक्स प्लस बी वाई। और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो हुई तो ये आया कि आर ग्रेटर दैन है ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इससे भी ग्रेटर दैन है। आर ज़ीरो से ग्रेटर दैन है, ए एक्स प्लस बी वाई आर से ग्रेटर दैन है, और यहाँ पे आर की वैल्यू ज़ीरो है और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन है आर के। तो आर की वैल्यू ज़ीरो है तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे आर की वैल्यू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन है इससे। अगर हम ये वाला केस उठाएंगे, अगर हम ये वाला केस उठाएंगे तो कहा गया यहाँ अगर देखें तो आर ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, आर ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, आर ज़ीरो से बड़ा है, ए एक्स प्लस बी वाई भी ग्रेटर दैन है ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई भी ग्रेटर दैन है ज़ीरो, आर भी ग्रेटर दैन है ज़ीरो के। आर की वैल्यू भी ज़ीरो से बड़ी कुछ ना कुछ हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई की भी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी कुछ ना कुछ हो सकती है। फ़र्ज़ करें आर की वैल्यू वन है, हो सकती है ना, क्योंकि आर ज़ीरो से बड़ा है, आर की वैल्यू वन रख दी, तो ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू भी ज़ीरो से बड़ी कोई ना कोई हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू भी वन रख दी, तो ये वन आर की जगह और ये वन ए एक्स प्लस बी वाई की जगह, तो ये तो कभी मुमकिन नहीं है वन ग्रेटर देन है वन के, तो ये कंडीशन हम नहीं उठा सकते। ये मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो आर की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, यानी कि ये तरीका ठीक है कि ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन है ज़ीरो से, तो आर की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आएगा ए इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू, और आर की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी। ठीक है, तो ये आ गया ए इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर क्यू। अब देखें कि क्यू कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू, यानी कि अगर a इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर c लिखा हो, ये सम इंटीजर है तो हम लिखेंगे b डिवाइड करता है a को। इसी तरह a इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर है तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करता है a को। यही प्रोसीजर टू द पॉइंट आप b के लिए लेके चलें ऐसे, और b के लिए लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करेगा b को। सिमिलरली इसी तरह तो हमने सेकेंड कंडीशन भी फुल कर दी कि ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करता है ए को और ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड करता है बी को। जीसीडी की पहली कंडीशन भी ठीक होगी, दूसरी भी। अब जीसीडी प्रूफ करने के लिए हम तीसरी कंडीशन लेके चलेंगे। अगर सी डिवाइड करता है ए को और सी डिवाइड करता है बी को, तो फिर सी डिवाइड करे जीसीडी को भी, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करे। तो ये कंडीशन हम एंड पे लेके चलते हैं। कंडीशन नंबर 3, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहती है अगर सी डिवाइड करता है ए को एंड सी डिवाइड करता है बी को, देन सी डिवाइड करे ए एक्स प्लस बी वाई को भी। ये प्रूफ करना है। तो ये दो चीज़ें गिवन है, ये हमने प्रूफ करना है। तो सी डिवाइड करता है ए को, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम लिखेंगे, सी डिवाइड करता है ए को हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C1, ठीक है। और सी डिवाइड करता है बी को, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C2, और C1 और C2 कोई भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब देखें
हमें क्या चाहिए, हमें ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, हमने ये चीज़ प्रूफ करवानी है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। अगर इसको ऊपर में करके लिखूं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ये चीज़ मैंने प्रूफ करवानी है। ठीक है, तो हमें ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये आ गया ए एक्स इज इक्वल टू सी वन एक्स। इसको मैंने y से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया बी वाई इज इक्वल टू सी टू वाई। अब दोनों को मैंने ऐड करवा दिया इन दोनों को, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू वाई। ठीक है, इन दोनों में से c को कॉमन लिया तो ये आ गया सी वन एक्स प्लस सी टू वाई, और ये c वैसे ही रहा, और ये सी वन एक्स प्लस सी टू वाई की जगह कोई ना कोई इंटीजर, यानी कि देखें C1 भी इंटीजर है, x भी इंटीजर, C2 भी इंटीजर, y भी इंटीजर, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें प्लस करें आंसर इंटीजर ही आएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे c डिवाइड करता है ए एक्स प्लस बी वाई को। ठीक है, तो ये देखें हमारा प्रूव हो गया। ये देखोगे हमारे पास अगर ए और बी इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो हमने प्रूफ करना था ए और बी की जीसीडी ए एक्स प्लस बी वाई हो सकती है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू है। तो जीसीडी प्रूफ करने के लिए हमने 3 कंडीशंस फुलफिल करनी थी। तो पहली कंडीशन हमने ये प्रूफ की, दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे आके फुलफिल की कि ए एक्स प्लस बी वाई ए को डिवाइड करता है, ए एक्स प्लस बी वाई बी को डिवाइड करता है, और तीसरी कंडीशन हमने यहाँ पे फुलफिल की कि अगर सी डिवाइड करता है ए को, सी डिवाइड करता है बी को, तो सी डिवाइड करे ए एक्स प्लस बी वाई को भी। तो हमारा प्रूव हो गया कि ए और बी की जीसीडी अगर डी है तो डी बराबर होगा ए एक्स प्लस बी वाई को, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी की जीसीडी ए एक्स प्लस बी वाई है, और एक्स और वाई कोई भी इंटीजर है। और हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, इन एक्स और वाई को हम बेजर्ट्स कोफिशेंट्स कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इनको हम बेजर्ट्स कोएफिशिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट एक थोड़ा सा थ्योरम देख लेते हैं, इसके बाद हम आज के लेक्चर का ख़त्म करेंगे। तो टाइम कम है मेरे पास, तो थ्योरम देख लेते हैं कि ए और बी जो है उन दोनों ज़ीरो ना हो। ठीक है, और कहा गया है कि ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो, यानी ए और बी की जीसीडी 1 हो, तो हमने प्रूफ करना है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 1 है, ये हमने प्रूफ करना है। अगर ए और बी की जीसीडी 1 है तो हमने प्रूफ करना है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 1 है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, आपकी बुक पे थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा कि लेट ए एंड बी इंटीजर्स नॉट बोथ ज़ीरो, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। देन ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। एक्स और वाई कोई भी इंटीजर है, अगर ये है तो ये उसी वक्त मुमकिन है अगर ये है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। तो बेजर्ट्स आइडेंटिटी कहती है कि ए और बी का अगर जीसीडी डी हो तो डी को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 1 ना देखें, ठीक है 1 है, तो डी की जगह 1 लिख दिया हमने, तो ये देखें हमारा प्रूव हो गया। बस छोटा सा प्रूफ। अब इसका हम कन्वर्ट्स देख लेते हैं। कन्वर्ट्स हमने कहना है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। इससे अब ये चीज़ प्रूव करते हैं। इससे ये चीज़ हमने 2 स्टेप में प्रूव कर दी, अब इससे ये चीज़ प्रूव करेंगे, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं ए और बी की जीसीडी डी है। ठीक है, यानी कि ए और बी की जीसीडी डी है, ये हम लेट कर लेते हैं, तो फिर हम प्रूव करेंगे डी की वैल्यू 1 है, ये फिर हम प्रूव करेंगे। लेट कर लिया, ए बी की जीसीडी डी है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। डी अगर ए को डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर एक्स, और बी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर वाई। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख ली। नहीं, ये नहीं था लिखना यहाँ पे। अगर डी ए को डिवाइड करता है तो डी ए एक्स को भी डिवाइड करेगा, डी अगर बी को डिवाइड करता है तो डी बी वाई को भी करेगा। ठीक है, ये हम पीछे थ्योरम पढ़ के आए, अगर ए डिवाइड करता है बी को, ए बी सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डी ए एक्स को भी करता है, बी वाई को भी करता है, तो डी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, डी जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करता है, और ए एक्स प्लस बी वाई का आंसर 1 है। ठीक है, तो डी डिवाइड करेगा 1 को। ठीक है, तो डी 1 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि
या +1 या -1 ही 1 को डिवाइड कर सकते हैं। जीसीडी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डी का आंसर 1 हो गया। बाकी आप बुक से देख लीजिएगा, अजान स्टार्ट है। इसी के साथ इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हमारा प्रूव हो गया।